हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं लीगल अफेयर्स। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दैट व्हाट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कि एक वैध संविदा है वो कौन सी संविदा वैध होती है, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि दिया हुआ है चैप्टर 2 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, जिसमें दिया हुआ है ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हम इस वीडियो में जो आज डिस्कस करेंगे वो है व्हाट is a valid contract। कि वैध करार जो है वो क्या है, यानी किस करार को किस संविदा को हम वैध कह सकते हैं, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए सेक्शन 10 जो है वो हमें बताता है, हालांकि इसके लिए हमें चैप्टर 2 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वो पढ़ना होगा, जो हमें बताता है ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वॉइड एग्रीमेंट्स। तो ये सारी चीजें जो हैं हमें बताता है चैप्टर 2 में। अब चैप्टर 2 में ही हमें पता चलेगा कि कौन सा जो कॉन्ट्रैक्ट है, कौन सी ऐसी संविदा है जो वैध है। तो सबसे पहले हमें इसके लिए सेक्शन 10 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वो हमें पढ़ना पड़ेगा, ये जानने के लिए कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड है। तो हमें सेक्शन 10 बताता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का दैट व्हाट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए 4 चीजों का होना बहुत जरूरी है। वो 4 चीजें क्या है, सेक्शन 10 जब हम पढ़ते हैं तो उसमें बताता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड जब होगा। अब सेक्शन 10 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वो हमें बताता है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि कॉम्पिटेंट पार्टीज द्वारा बनाया जाए फ्री कंसेंट से और लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट के साथ, और जो कि वॉइड डिक्लेयर नहीं है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो इसमें क्या क्या कंडीशंस हैं तो जानते हैं। पहला है कि इसमें कॉम्पिटेंट पार्टीज होने चाहिए, यानी कि माइनर और इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, नॉट इंक्लूडेड माइनर एंड इंसॉल्वेंट, क्योंकि ये दोनों जो पार्टीज हैं माइनर और इंसॉल्वेंट वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। सेकंड जो है उनकी फ्री कंसेंट होनी चाहिए। अब कॉम्पिटेंट पार्टीज जो है वो सेक्शन 11 में डिफाइंड है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, और फ्री कंसेंट जो है वो सेक्शन 14 में डिफाइंड है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। इसके बाद थर्ड जो है लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन। कि विधिपूर्ण तो उसका उद्देश्य होना चाहिए और विधिपूर्ण ही उसका प्रतिफल होना चाहिए। ये है सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और जो लास्ट पॉइंट जो है क्या, नॉट वॉइड एब इनिशियो, कि ऐसा जो हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, ऐसा एग्रीमेंट जो है वो वॉइड एब इनिशियो नहीं होना चाहिए, यानी शुरुआत से ही शून्य नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि कॉम्पिटेंट पार्टीज के द्वारा बनाया जाए और उनकी फ्री कंसेंट से, लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन के साथ, और जो वॉइड एब इनिशियो नहीं है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। अब जैसे कि आपने पढ़ ही लिया है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए 4 चीजें जरूरी है, यानी हमें ये 4 सेक्शंस, ये 4 चीजें तो हमें पढ़नी ही होंगी। सेक्शन 11, सेक्शन 14, सेक्शन 23 और नॉट वॉइड एब इनिशियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये चारों चीजें। अब सेक्शन 10 पढ़ने से हमें पता चल गया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड कब होगा। पहला तो सेक्शन 11, अभी 4 चीजें हमें याद रखनी होंगी। सेक्शन 11 प्लस 14 प्लस 23 प्लस नॉट वॉइड एब इनिशियो।
जब ये चारों चीजें मिल जाएंगी तब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो वैलिड हो जाएगा। अब सेक्शन 11 में क्या दिया हुआ है, सेक्शन 11 में दिया हुआ है कि कॉम्पिटेंट पार्टीज कौन कौन है, यानी कि हु इज कैपेबल, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कौन कौन कैपेबल है। सेक्शन 11 नंबर 1 मेजर होना चाहिए वो, यानी कि अबव 18 ईयर्स, 18 साल से ऊपर। नंबर 2 साउंड माइंड होना चाहिए, साउंड माइंड। और नंबर 3 जो है वो है नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, यानी कि विधि ने उसे कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाने से प्रोहिबिट ना किया हो। तो ऐसा जो ये जो पार्टीज होंगी वो कैपेबल होंगी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। इसके बाद सेक्शन 14 जो है वो हमें बताता है फ्री कंसेंट। सेक्शन 14 फ्री कंसेंट। अब फ्री कंसेंट जानने के लिए पहले हमें पढ़ना होगा व्हाट इज कंसेंट। तो कंसेंट जो है वो सेक्शन 13 में दिया हुआ है। सेक्शन 13। अब सेक्शन 13 क्या कहता है, कंसेंट। कंसेंट का मतलब है कि आप उसकी इच्छा या उसकी मर्जी पूछ रहे हैं कि क्या वो कॉन्टेक्ट करने के लिए तैयार है, यानी कि आप उसकी सहमति ले रहे हैं। अब कंसेंट का मीनिंग ये है कि दो पर्सन की कंसेंट जब मानी जाएंगी जब वो दोनों पर्सन सेम थिंग इन सेम सेंस में वो बात करेंगे। तब माना जाएगा कि वहां पर उन दो पर्सन्स की कंसेंट है। ठीक है। अब फ्री कंसेंट जो है, फ्री कंसेंट होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। इसमें ये नेगेटिव वे में दिया हुआ है कि फ्री कंसेंट तब कही जाएगी जब ये फॉलोइंग कंडीशंस नहीं होंगी। कौन कौन सी चीजें, कोर्जन, ये हमें सेक्शन 15 में दिया हुआ है। अनड्यू इन्फ्लुएंस, सेक्शन 16 फ्रॉड, सेक्शन 17 मिसरिप्रेजेंटेशन, सेक्शन 18। अब हम पढ़ेंगे इन चारों को। पहले हम ये चार चीजें पढ़ेंगे, कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन, कि इनका मतलब क्या होता है, ये चीजें क्या होती हैं। अब कोर्जन का मतलब है, कोर्जन में क्या क्या चीजें हैं। फर्स्ट है कमिटिंग, कि ऐसा कुछ कर देना। सेकंड है थ्रेटनिंग टू कमिट, यानी डराना कुछ करने के लिए। क्या करने के लिए, एन एक्ट विच इज प्रोहिबिटेड और पनिशेबल इन आईपीसी। वो ऐसा कार्य करना या ऐसा कार्य करने की धमकी देना जो कि प्रतिबंधित या दंडनीय है भारतीय दंड संहिता के तहत। इसके अलावा डिटेन करना, किसे, या तो किसी पर्सन को या किसी प्रॉपर्टी को इलीगली, या अनलॉफुली। और लास्ट जो है, इस इंटेंशन के साथ कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए।
तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कोर्जन यानी प्रपीड़न। अब ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट जो कि हमने कोर्जन के द्वारा किया गया है तो वो वॉइडेबल होगा उस पार्टी के ऑप्शन पर जिसके साथ कोर्जन किया गया है, यानी जिसको डराया गया है उसके ऑप्शन पर वो कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो वॉइडेबल होगा, यानी शून्य करनीय होगा। अगर वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकता है, या अगर वो ना चाहे तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हट सकता है। जैसे कि एज एन एग्जांपल ए ने बी से क्या कहा, या तो तुम कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड हो जाओ वरना मैं तुम्हारे बेटे को किडनैप कर लूंगा या उसे मार दूंगा। तो अब यहां पर बी मान लीजिए अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड हो गया तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो वॉइडेबल होगा बी के ऑप्शन पे। अगला नंबर आता है कोर्जन के बाद अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस ये दिया हुआ है सेक्शन 16 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। अब अनड्यू इन्फ्लुएंस का क्या मतलब है, अब अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब है कि जहां दो पार्टीज ऐसी सिचुएशन में हैं कि एक पार्टी दूसरी पार्टी की विल को डोमिनेट कर सकती है और वो उसका गलत फायदा उठा सकती है और वो अनफेयर एडवांटेज ले सकती है अपनी पोजीशन का, यानी कि उसका गलत फायदा उठा सकती है। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट अगर किया जाएगा तो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस के तहत कहा जाएगा, यानी कि वो उसे अनड्यू इन्फ्लुएंस के द्वारा किया गया है। ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो जनरली किन के बीच में होता है, मास्टर सर्वेंट एग्जाम्पल के तौर पे, डॉक्टर पेशेंट, एडवोकेट क्लाइंट, और जैसे कि फादर एंड सन एटसेट्रा। उनमें प्राइमा फेसी यही माना जाएगा कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो हुए हैं वो अनड्यू इन्फ्लुएंस में हुए हैं। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस हमें क्या बताता है कि अगर दो पार्टीज हैं उनमें से एक पार्टी ऐसी पोजीशन में है कि वो डोमिनेट करती है सेकंड पार्टी की विल को, एज एन एग्जांपल ए डोमिनेट करता है बी की विल को और अनफेयर एडवांटेज ले सकता है उसका पोजीशन का। तो ये कहा जाएगा कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ए और बी में वो अनड्यू इन्फ्लुएंस से है। इसके बाद तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो भी वॉइडेबल होगा उस पार्टी के ऑप्शन पे जो कि एग्रीड है, यानी कि जिसके साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस किया गया है या जिसकी विल को डोमिनेट किया गया है। अब इसके बाद नंबर आता है फ्रॉड का, जो कि सेक्शन 17 में डिफाइंड है। 17 हमें बताता है कि जब कोई पर्सन या उसका एजेंट इस इंटेंशन के साथ कि वो डिसीव करे यानी धोखा दे दूसरी पार्टी को या उसके एजेंट को या उन्हें इंड्यूस करे किसी कॉन्ट्रैक्ट में आने को, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फ्रॉड कहा जाएगा अगर वो इन कंडीशंस में हो। पहला, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट यानी सक्रिय तथ्य को छिपाना। सेकंड है कि वो उसको ऐसा फैक्ट सजेस्ट करे जिसे वह जानता हो कि वह ट्रू ना हो पर वो सेकंड पार्टी को ऐसा बिलीव कराए कि वह ट्रू है यानी सच्चा है। थर्ड जो है कि कोई प्रॉमिस करे इस इंटेंशन के साथ कि उसे वह परफॉर्म ही नहीं करेगा। फोर्थ, कि ऐसा कोई एक्ट जो कि डिसीव करने पर डिसीव के जैसा हो। और फिफ्थ जो है ऐसा कोई एक्ट जो कि लॉ के द्वारा फ्रॉडुलेंट डिक्लेयर किया गया है, तो ऐसे एक्ट जो है वो फ्रॉड कहे जाएंगे। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड के द्वारा किया जाता है तो ये कहा जाएगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो वॉइडेबल होगा उस पार्टी के ऑप्शन पर
जिसके साथ फ्रॉड किया गया है। अब सेक्शन 18 हमें बताता है मिस रिप्रेजेंटेशन के बारे में। मिस रिप्रेजेंटेशन, सेक्शन 18 में ये डिफाइंड है कि व्हाट इज मिस रिप्रेजेंटेशन, कि दिव्य प्रदर्शन क्या होगा। अब इसमें और फ्रॉड में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है कि उसमें तो क्या है, वो इंटेंशन के साथ उसे छिपाता है, इसमें उसकी इंटेंशन भी नहीं होती है। और दूसरी बात कि इसमें वो इस बात को बिलीव करता है कि ये ट्रू है, यानी कि उसको पता नहीं होता है कि जो वो फैक्ट दिखाने जा रहा है वह गलत है, और वह उसे ट्रू मानते हुए शो करता है। जैसे कि इसका एग्जांपल है, ए जो है मान लीजिए वो बाहर रहता है, आउट ऑफ कंट्री, तो उसकी एक फैक्ट्री है, उसने कहा बी से कि मेरी फैक्ट्री में डेली 500 टन जो है आयरन बनता है। उसे नहीं पता था कि उसकी फैक्ट्री में 500 टन नहीं, सिर्फ 400 टन आयरन बनता है। तो इसलिए जो है यहाँ पर उसने मिस रिप्रेजेंटेशन किया, क्योंकि उसको नहीं पता था। अब उसने इसे ट्रू मानते हुए, उसने इसे ट्रू माना और उसकी इंटेंशन डिसीव करने की यानी धोखा देने की नहीं थी। तो इस वजह से ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो माना जाएगा कि वो मिस रिप्रेजेंटेशन के द्वारा किया गया है। अगला जो है सेक्शन 19 में डिफाइंड है, अब सेक्शन 19 जो है वो हमें बताता है कि ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि कोर्जन, फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन से जो किए गए हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइडेबल होंगे उस पर्सन के ऑप्शन पर जिसके साथ कोर्जन, फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन किया गया है। और अगर वो पार्टी चाहे तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकती है, और अगर ना चाहे जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको तोड़ सकती है। इसके बाद इसमें एक एक्सेप्शन भी डिफाइंड है। एक्सेप्शन ये है कि अगर उसके पर्सन के पास रीजनेबल ऑप्शन था उस बात को चेक करने का कि क्या जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड है, और उसने उसे चेक नहीं किया, तो तब जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइडेबल नहीं होगा अगर उसने उसको चेक नहीं किया। मान लीजिए ए है, उसके पास रीजनेबल टाइम था कि वो चेक कर सके कि बी ने जो सामान उसको बेचा है क्या वह सही है। तो अगर वो उसके पास ऐसा ऑप्शन था कि वो उसको चेक कर सकता था और फिर उसने चेक नहीं किया ए ने, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो वॉइडेबल नहीं होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड होगा। अब सेक्शन 19A जो है वो हमें बताता है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि अनड्यू इन्फ्लुएंस के द्वारा किया गया था वो वॉइडेबल होगा ऐसी पार्टी के ऑप्शन पर जिसके साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस किया गया है। वॉइडेबल, तो अगर वो चाहे, वो पार्टी चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वो एनफोर्स करा सकती है, और अगर वो ना चाहे तो उसे एनफोर्स नहीं कराए। अब इसके बाद नंबर आता है मिस्टेक यानी कि गलती। अब मिस्टेक जो है वो दो तरह की होती है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ, यानी कि तथ्य की भूल या फिर विधि की भूल।
ये हमें सेक्शन 20 से लेकर 22 में डिफाइंड है। अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है वो दो टाइप का होता है। पहला है बायलेटरल, फर्स्ट है बायलेटरल यानी कि दोनों के द्वारा, दोनों पार्टीज के द्वारा, जो कि हमें सेक्शन 20 में डिफाइंड है। सेकंड है यूनिलेटरल कि एक पार्टी के द्वारा, ये हमें सेक्शन 22 में डिफाइंड है। और मिस्टेक ऑफ लॉ है वो भी दो प्रकार का है। पहला है ये मिस्टेक ऑफ लॉ हमें दिया हुआ है सेक्शन 21 में, और मिस्टेक ऑफ लॉ है वो भी दो टाइप्स का है, इंडियन लॉ और फॉरेन लॉ, यानी भारतीय विधि की भूल और विदेशी जो विधि है उसकी भूल। अब जब मिस्टेक जो बायलेटरल होगी तो ऐसी कंडीशन में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइड हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और जब मिस्टेक जो होगी यूनिलेटरल यानी एक पार्टी की जब भूल होगी तब जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइडेबल नहीं होगा बल्कि वैलिड होगा। अब जब इंडियन लॉ की जो मिस्टेक होगी उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वैलिड होगा इंडियन लॉ की मिस्टेक होने के बाद। और अगर मिस्टेक होगी फॉरेन लॉ की तो मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ को हम मिस्टेक ऑफ फैक्ट माना जाता है, यानी कि तथ्य की भूल। अब इसमें वही कंडीशन आ जाएगी कि अगर बायलेटरल मिस्टेक है तो कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वॉइड हो जाएगा, जो हमें सेक्शन 2(g) में डिफाइंड है। और अगर यूनिलेटरल मिस्टेक है यानी एक पार्टी की गलती है तो जो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वैलिड होगा। अब ये दो चीजें तो पूरी हो चुकी हैं सेक्शन 11 और सेक्शन 14 में जो कंडीशंस थी। सेक्शन 11 में था कॉम्पिटेंट, सेक्शन 14 में था फ्री कंसेंट कि कब फ्री कंसेंट होगी। तो अब सेक्शन 23 जो है वो हमें बताता है लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन, यानी कि विधिपूर्ण ऑब्जेक्ट उद्देश्य और विधिपूर्ण प्रतिफल। अब सेक्शन 23 जो है उसके अंदर बताया गया है कि लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन जब होगा जब ये चीजें नहीं होंगी। क्या? कि वो फॉरबिडन बाय लॉ नहीं होंगे, कि विधि द्वारा प्रतिषिद्ध या प्रतिबंधित नहीं होंगे। सेकंड है कि वो विधि के उपबंधों को डिफीट नहीं करते होंगे, डिफीट प्रोविजंस ऑफ लॉ। तो इनमें हम नोट लगा सकते हैं कि लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन कब होगा, के द्वारा फॉरबिडन ना हो। दूसरा, वो लॉ के प्रोविजंस को डिफीट ना करते हो। थर्ड है कि फ्रॉडुलेंट ना हो यानी बेईमानी पूर्वक। फोर्थ है कि वो इंजूरियस ना हो, किसी पर्सन को इंजरी क्रिएट ना करता हो और ना ही प्रॉपर्टी को। और लास्ट जो है नॉट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट अब जो हम हैं वो पढ़ेंगे नॉट वॉइड एब इनिशियो, जो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि शुरू से शून्य नहीं है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कौन कौन से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड एब इनिशियो है यानी शुरुआत से शून्य है, वो है सेक्शन 24 से सेक्शन 30 में दिए हुए हैं। वॉइड एब इनिशियो जो कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट यानी कि वो हमें सेक्शन 24 से 30 में दिए हुए हैं। अब सबसे पहले इसमें आता है सेक्शन 24 में क्या दिया हुआ है कि अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड अनलॉफुल कंसिडरेशन, ऑब्जेक्ट एंड अनलॉफुल कंसिडरेशन। जैसा कि हमने लास्ट सेक्शन में पढ़ा है कि अगर कोई
कंसिडरेशन वो अनलॉफुल कब होगा, जब या तो वो फॉरबिडन बाय लॉ हो, या फिर किसी लॉ के प्रोविजन को डिफीट करता हो, या फिर वो खुद ही फ्रॉडुलेंट हो, और फोर्थ जो है कि वो इंजरी क्रिएट करता हो किसी पर्सन को या प्रॉपर्टी, लास्ट जो है कि वो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी की हो। अगर इन पांचों में से अगर कोई भी कंडीशन अप्लाई हो जाती है तो ऐसा ऑब्जेक्ट जो होगा वो अनलॉफुल होगा, या ऐसा कंसिडरेशन जो होगा वो अनलॉफुल होगा। तो इसके रिजल्ट में जो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और अनलॉफुल कंसिडरेशन का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो वॉइड हो जाएगा, यानी शून्य हो जाएगा। सेक्शन 25 में अब हमें दिया हुआ है कि विदाउट कंसिडरेशन, यानी कि अगर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट बिना किसी कंसिडरेशन के बना रहे हैं तो ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो भी वॉइड होगा। अब जैसे कि इसका एग्जांपल है सेक्शन 24 का, मान लीजिए ए बी को 5000 रुपीज देता है फॉर प्रोस्टिट्यूशन, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करना, यानी जो प्रोस्टिट्यूशन है वो अपने आप में अनलॉफुल है, और दूसरी बात वो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी के है, तो ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइड होगा। सेक्शन 25 का एग्जांपल है कि ए, मान लीजिए ए ने बी से कहा कि मैं तुम्हें 1000 रुपीज दूंगा विदाउट एनी कंसिडरेशन, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा वो भी वॉइड होगा। ये इसका इलस्ट्रेशन है सेक्शन 25 का। अब इंटरेस्टिंग सेक्शंस है, सेक्शन 26 में दिया हुआ है, सेक्शन 26 इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी की मैरिज को रुकवाने के लिए किया गया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो वॉइड होगा। अब इसका एक्सेप्शन है चाइल्ड मैरिज, कि अगर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं चाइल्ड मैरिज को रुकवाने के लिए तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वैलिड होगा। मान लीजिए ए ने, एज एन एग्जांपल, ए ने बी से कहा कि तुम जाके सी की शादी रुकवा दो, ए ने बी से कहा कि तुम जाके सी की शादी रुकवा दो, इसके बदले में मैं तुम्हें 10,000 रुपीज दूंगा। तो क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सी की शादी को रुकवाने के लिए है तो ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइड होगा। और मान लीजिए अगर यहाँ पर सी जो है वो चाइल्ड है तब वो कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वैलिड होगा। ठीक है, तब वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, और अगर सी मेजर है तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो वॉइड होगा। अब अगला जो है वो सेक्शन 27 हमें बताता है इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी ट्रेड यानी व्यापार को रोकने के लिए किया गया है तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो वॉइड होगा, यानी शून्य होगा। पर उसका एक एक्सेप्शन है कि अगर जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है वो गुडविल के लिए किया गया है। एज एन एग्जांपल, कि मान लीजिए एयरटेल कंपनी का जो मालिक है, मान लीजिए उसे हैंडओवर कर रही है जियो कंपनी, तो अगर जियो के मालिक ने एयरटेल के मालिक से कहा उस कंपनी को खरीदते हुए कि तुम अब एयरटेल नाम से टेलीकॉम कंपनी नहीं चलाओगे, तो ये क्या है, गुडविल है, यानी नेम है ये उस कंपनी का। एयरटेल नाम से तुम कंपनी नहीं चलाओगे, टेलीकॉम कंपनी, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वैलिड होगा। और अगर जियो के मालिक एज एन एग्जांपल एयरटेल के मालिक से कहें कि तुम कोई भी ट्रेड नहीं करोगे, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो वॉइड होगा। अगला है सेक्शन 28 जो हमें बताता है इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। ये क्या बताता है हमें सेक्शन 28 इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट विधि की कार्रवाई को रुकवाने के लिए किया गया है तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो भी वॉइड होगा। पर उसका इसका भी एक एक्सेप्शन है। क्या, इसका एक्सेप्शन है कि अगर पार्टीज ये तय करते हैं आर्बिट्रेशन में जाना, कि पहले हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे, पहले हम कोर्ट नहीं जाएंगे, तो ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वैलिड होगा। ठीक है, क्योंकि आप सभी भी जानते हैं, क्योंकि हमारी जो इंडियन जुडिशरी है उस पर कितने केसेस पेंडिंग हैं और
कितना बोझ है, तो उस बोझ को हल्का करने के लिए और काम जो है वो जल्दी निपट जाए, स्पीडी ट्रायल, फेयर एंड स्पीडी ट्रायल के लिए, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट अगर किया जाता है कि आर्बिट्रेशन में पार्टीज जाएंगी तो वो वैलिड है। और अगर एज एन एग्जांपल, जैसे कि ए ने बी से कहा कि अगर हम दोनों में से किसी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट फॉर्म में मैं इसे बीओसी लिख रहा हूं, तो हम जो है, हम में से कोई पार्टी जो है वो लीगल प्रोसीडिंग्स में नहीं जाएगी। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करना जो होगा वो वॉइड हो जाएगा। अब सेक्शन 29 हमें बताता है अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता के बारे में। तो अगर कोई अनिश्चितता है कॉन्ट्रैक्ट में तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो वॉइड होगा। एज एन एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए ए ने बी से कहा कि मैं तुम्हें 500 लीटर ऑयल दूंगा, किस रेट पे, 50 रुपीज पर लीटर। अब यहां पर आप नोट करने वाली बात यह है कि उन्होंने ये तो कहा ही नहीं, ये डिसाइड हुआ ही नहीं कि ऑयल जो होगा वो कौन सा ऑयल होगा, पाम ऑयल, ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल। तो यहां पर जो है ये डिसाइड नहीं किया है कि ऑयल जो है वो कौन सा होगा। इसलिए जो अनसर्टेनिटी है यानी अनिश्चितता है यहाँ पर, इसलिए ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो वॉइड हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब इसके बाद नंबर आता है सेक्शन 30 का, जो हमें बताता है वेजरिंग यानी कि सट्टे के बारे में। सेक्शन 30 वेजरिंग। अब जो वेजरिंग जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उसे वॉइड डिक्लेयर किया हुआ है। हमारे इंडिया में जो सट्टा है वो वैलिड नहीं है, वो वॉइड है। क्यों? क्योंकि ये सेक्शन 30 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, ये हमें बताता है, इसलिए वेजरिंग यानी जो सट्टा है वो हमारे कंट्री में बैन है। पर इसमें एक एक्सेप्शन है। इसमें एक्सेप्शन क्या है कि अगर जो सट्टा है वो 500 प्लस में हॉर्स पे लगाया जाए, हॉर्स रेसिंग पे, तो ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो वैलिड होगा। अब इनके अलावा 3 सेक्शंस और हैं जो वॉइड की कैटेगरी में आते हैं। सेक्शन 20, 36 एंड 56। अगर आप इसे याद करना चाहो तो ऐसे याद कर सकते हो, 36 + 26 = 56। ये एक ट्रिक है इसको याद करने की, ये भी वॉइड है। तो सेक्शन 20 तो जैसे हमने पढ़ ही लिया है, बायलैटरल मिस्टेक जब होगी फैक्ट की तो कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो वॉइड हो जाएगा। इसके अलावा सेक्शन 36 में है कि अगर कोई कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है जो कि इम्पॉसिबल है यानी असंभव है, तो ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइड हो जाएगा। सेक्शन 36 हमें बताता है इन कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जो कि इम्पॉसिबल है, चाहे वो पार्टीज उसके बारे में जानते हो या ना जानते हो, कि ऐसा जो वर्क है, एक्ट जो है वो इम्पॉसिबल है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो वॉइड होगा। मान लीजिए ए ने बी से कहा कि तुम एक 2 स्ट्रेट लाइंस खींचो, 2 स्ट्रेट लाइंस यानी पैरेलल लाइंस खींचो जो कि किसी पॉइंट पर जाकर मिले। तो अगर आपने मैच, जैसे आप सबने मैच में पढ़ा होगा कि पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो कभी भी नहीं मिलती है, वो हमेशा सीधी सीधी होती है, तो वो किसी पॉइंट पर नहीं मिल सकती हैं। तो ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इम्पॉसिबल है। ये इलिस्ट्रेशन है सेक्शन 36 में। और अब इसका सेकंड इलिस्ट्रेशन जो है सेक्शन 36 का, वो हमें बताता है कि बी ने ए से कहा कि वो बी की बेटी, बी ने ए से कहा कि वो बी की बेटी सी से मैरिज कर ले, इसके बदले में बी ए को 1000 रुपीज देगा। पर उस टाइम जो थी सी जो
कि वो डेड हो गई थी, यानी मृत हो गई थी, मर गई थी, तो ऐसा जो इम्पॉसिबल हो चुका है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी जो है बी की बेटी वो डेड है, मर चुकी है। या फिर इसका एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए ए ने बी से कहा कि वो सी से मैरिज कर ले, ए ने बी से कहा कि वो सी से मैरिज कर ले, जो कि ऑलरेडी डी के साथ मैरिड है। तो हमारे इंडियन सिस्टम में, हिंदू मैरिज एक्ट में कोई बाइगेमी अलाउ नहीं है, तो इसलिए अब जो ये एक्ट है वो इम्पॉसिबल हो चुका है कि बी सी के साथ मैरिज करे। तो यहां पर जो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड हो जाएगा, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है। अब लास्ट जो है हमारा इसमें सेक्शन 56 रह गया है। अब सेक्शन 56 कहता है कि अगर कोई इम्पॉसिबल एक्ट करने के लिए कह दे, यानी असंभव काम के लिए कह दे, तो ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइड हो जाएगा। मान लीजिए ए ने बी से कहा कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। ए ने बी से क्या कहा कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, स्टार्स और मून। तो हम सभी जानते हैं कि ये जो एक्ट है वो इम्पॉसिबल है, तो इसलिए जो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइड हो जाएगा। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो गई थी, क्योंकि आज के क्लास में हमने आपको बताया चैप्टर 2 के बारे में, जो हमें बताता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, वॉइड एग्रीमेंट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। और मैं आशा करता हूं कि जो चीजें मैंने आज आपको बताई है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह गई है, देन यू कैन कमेंट अस इन आवर कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारा जो प्रयत्न है, हमारा जो प्रयास है वो अच्छा लगा हो, तो आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो। थैंक यू।